नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी व्हेन वी मिक्स टू लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर। तो ये है हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी व्हेन वी मिक्स टू लिक्विड्स of different temperatures। तो हमारे पास जब दो डिफरेंट लिक्विड हम लेते हैं तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दो बीकर में दो डिफरेंट लिक्विड लेते हैं और जो हमारे पास पहला लिक्विड है उसका टेम्परेचर मान लो हमारे पास T1 है और जो दूसरा लिक्विड है इसका टेम्परेचर मान लो हमारे पास T2 है और हम यहाँ पे मानते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2। मतलब क्या हुआ इसका कि जो पहला लिक्विड है हमारे पास इसके ये ज्यादा हॉट हमारे पास है और ये जो दूसरा लिक्विड है हमारे पास ये हमारे पास जो है थोड़ा ठंडा है। तो ये हमारे पास पहला लिक्विड हॉट है और दूसरा लिक्विड हमारे पास जो है थोड़ा कोल्ड है। तो इन दोनों लिक्विड्स को अगर हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो टेम्परेचर बनेगा वो इन दोनों का एवरेज सा टेम्परेचर हमारे पास बनेगा। तो वो एवरेज टेम्परेचर मान लो T है तो इसलिए जो T होगा इट विल बी एवरेज ऑफ T1 और T2 डिवाइडेड बाय 2। तो जैसा कि हमें पता है कि जब हम दो डिफरेंट टेम्परेचर वाले लिक्विड को मिक्स करते हैं तो जो गर्म हमारे पास लिक्विड है वो हमारे पास ठंडा हो जाता है और जो ठंडा लिक्विड है वो हमारे पास थोड़ा गर्म हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि T1 जो हमारे पास पहला बीकर है उसकी हीट वो कम होगी, उसका टेम्परेचर कम हो रहा है और जो हमारे पास दूसरा लिक्विड है T2 जिसका टेम्परेचर है वो थोड़ा उसकी हीट बढ़ेगी क्योंकि हम उसके ही पास हीट कहाँ से आएगी, जो पहला लिक्विड है जिसके जो कि ज़्यादा गर्म है जिसके पास ज़्यादा हीट है। तो मिक्स करने पे पहला लिक्विड हीट लूज करता है और दूसरा लिक्विड हीट गेन करता है। तो इसलिए नेट टेम्परेचर अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों को मिलने से हमारे पास जो एक एवरेज सा टेम्परेचर यहाँ पे बनेगा जो कि T1 और T2 का एवरेज हमारे पास होगा और उस एवरेज टेम्परेचर को हम यहाँ पे T लेते हैं। तो T इज द टेम्परेचर व्हेन वी मिक्स बोथ लिक्विड्स। लेकिन यहाँ पे जो T1 है वो हमारे पास कम होगा और T2 हमारे पास जो है यहाँ पे मतलब T2 टेम्परेचर दूसरी लिक्विड का है उसका टेम्परेचर हमारे पास जो बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यहाँ पे लगाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हमारे पास क्या होता है कि हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। तो अकॉर्डिंग हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्डर बॉडी। इस प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोलते हैं कि अगर दोनों को मिक्स करने पे अगर एक की हीट कम हो रही है तो इसका मतलब दूसरे की हीट वहां पे बढ़ रही है। लेकिन जितना एक लिक्विड अपनी हीट लूज करेगा उतनी ही हीट दूसरे को मिलेगी। तो इसलिए हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द कोल्डर बॉडी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो हमने देख भी रहे हैं कि जो पहला लिक्विड है उसकी हीट कम हो रही है लेकिन वो हीट कहाँ जा रही है, वो दूसरी को जा रही है और दूसरी की हीट बढ़ रही है।
तो दूसरा लिक्विड हीट गेन कर रहा है और पहला हमारे पास जो हीट लूज कर रहा है, तो ये दोनों हमारे पास जो बराबर होंगे, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द कोल्डर बॉडी। तो इसको हम किस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसा कि हमें पता है कि जो डेल्टा क्यू होता है वो एम सी इंटू डेल्टा टी के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी हमारे पास होगा। तो अगर कोई सिस्टम हीट गेन करता है तो यहाँ पे डेल्टा क्यू को हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर कोई सिस्टम हीट लूज करता है तो डेल्टा क्यू को हम यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं। तो अगर इस चीज को हम यहाँ पे देखें तो हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी विल बी इक्वल टू एम सी इंटू टी वन माइनस टी। तो यहाँ पे जो डेल्टा टी है वो डेल्टा टी है हमारे पास टी वन माइनस टी, क्योंकि टी वन है ज्यादा और टी है हमारे पास कम, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कितना होगा, टी वन माइनस टी। तो ये होगी हमारे पास हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी। हॉट बॉडी का पहले था टेम्परेचर टी वन, लेकिन मिक्स करने पे टेम्परेचर हो गया टी। तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर लूज हुआ, टी वन माइनस टी। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एम सी डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो एम सी टी वन माइनस टी विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द कोल्डर बॉडी। और ये हमारे पास कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू एम सी और टी माइनस टी टू, टी माइनस टी टू। क्योंकि जो कोल्डर बॉडी थी उसका टेम्परेचर टी टू काफी कम था, लेकिन मिक्स करने पे उसका टेम्परेचर बढ़ा तो हमारे पास जो है टी बना, तो इसलिए टी विल बी ग्रेटर देन टी टू। तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा वो टी माइनस टी टू रहेगा। तो इसलिए जो कोल्डर बॉडी हीट गेन करेगी वो हमारे पास ये होगा एम सी टी माइनस टी टू। तो इतनी हीट गेन करेगी, तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोलते हैं। तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से यहाँ पे लिखते हैं। और अगर हम यहाँ पे एंट्रोपी के बारे में अगर बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास जो एंट्रोपी है डेल्टा एस, वो हमारे पास होती है इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी। तो अगर हम हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट जब फ्लो होती है तो हमारा जो टेम्परेचर है मिक्सिंग करने पे वो आपका T1 से T में चेंज होता है। तो इसलिए एंट्रोपी अगर हम यहाँ पे देखें, एंट्रोपी चेंज देखें तो वो होगा हमारे पास T1 से T डेल्टा क्यू बाई T। तो ये हमारे पास होगा एंट्रोपी चेंज इन केस ऑफ हॉट बॉडी व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 टू T, क्योंकि T1 ज्यादा होता है, मिक्स करने पे एक एवरेज टेम्परेचर हमारे पास बनता है वो T होता है। तो इसलिए हीट जो आपकी चेंज करती है वो टेम्परेचर की वजह से करती है। T1 से टेम्परेचर हमारे पास जो T यहाँ पे हमारे पास होता है, तो इसलिए इस केस में जो एंट्रोपी चेंज हमारे पास होगी, एंट्रोपी चेंज उसको हम डेल्टा S1 यहाँ पे लिखेंगे, बिकॉज इट इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ हॉट बॉडी व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 टू T and it will equal to T1 to T डेल्टा Q divided by T। और यहाँ पे फॉर्मूले से अगर हम डेल्टा Q की वैल्यू MC डेल्टा T पुट करें तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा T1 to T और MC और डेल्टा T और डिवाइडेड बाय T। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से बनेगा। लेकिन इस डेल्टा T को हम यहाँ पे dt से भी लिखते हैं, जो फॉर्मूला हमारे पास होता है यहाँ पे dt हम ये लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास MC है वो हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये T1 से T हमारे पास आएगा और यहाँ पे dt बाई T हमारे पास आएगा। तो इस तरह से dt बाई डी इंटीग्रल का वो हमारे पास log ऑफ t के बराबर हमारे पास होता है। तो इस चीज को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा MC और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास log ln ऑफ t और यहाँ पे लिमिट है हमारे पास T1 से T तक। तो जब हम लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, तो लिमिट पुट करने पे ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा MC इंटू ln ऑफ t माइनस ln ऑफ T2।
ln ऑफ t1। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पे बनेगा और हमें पता है कि ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b वो हमारे पास जो है ln ऑफ a बटा b हमारे पास होता है। तो इसलिए जो हमारे पास डेल्टा S1 बनेगा वो बनेगा MC और ln ऑफ t डिवाइडेड बाय t1। तो ln हमारे पास जो है log EB इसको हम बोलते हैं, जो कि नेचुरल लॉगरिथम होता है। तो इस तरह से हम डेल्टा S1 कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हॉट बॉडी की एंट्रोपी में हमारे पास जो है यहाँ पे चेंज है। और उसी तरह से एंट्रोपी चेंज इन द कोल्डर लिक्विड फ्रॉम T2 टू T। तो अगर हम बात करें जो कोल्डर बॉडी है उसकी एंट्रोपी में चेंज की, तो वो हम लेंगे डेल्टा S2। तो डेल्टा S2 हमारे पास हो गया चेंज इन एंट्रोपी इन द कोल्डर लिक्विड। तो ये डेल्टा S1 हमारे पास हॉट लिक्विड में एंट्रोपी चेंज है और डेल्टा S2 हमारे पास जो है कोल्ड लिक्विड में एंट्रोपी चेंज है। तो इसको भी हम इसी तरह से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया। तो ये हमारे पास आएगा T2 से T सॉरी T से T2 से T, T2 से T हमारे पास आएगा और यहाँ पे डेल्टा Q बाई T हमारे पास आएगा। क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि लिक्विड को मिक्स करने पे जो कोल्डर लिक्विड है उसका टेम्परेचर पहले T2 था, लेकिन उसमें हॉट लिक्विड की वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो हमारे पास बढ़ गया और वो टेम्परेचर हमारे जो T उसका बन गया, जो कि एवरेज टेम्परेचर था। तो इसलिए कोल्डर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन कहाँ से कहाँ को, T2 से लेकर के T तक। तो यहाँ पे भी अगर हम वही फॉर्मूला पुट करेंगे MC एंड dt, तो यहाँ पे ये बन जाएगा T2 से T और यहाँ पे dt बाई T। और इसका भी हम इंटीग्रल यहाँ पे लेंगे तो ये MC और इंटीग्रल बन जाएगा हमारे पास ln ऑफ T और यहाँ पे T2 और यहाँ पे T। और इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो जो डेल्टा S2 है वो हमारे पास बनेगा MC ln ऑफ T माइनस ln ऑफ T2 और ये हमारे पास बनेगा MC ln ऑफ T बटा T2। तो ये हमारे पास यहाँ पे बना। तो डेल्टा S2 बना हमारे पास MC और ln ऑफ T बाई T2। तो डेल्टा S2 हमारे पास ये बना और डेल्टा S1 हमारे पास यहाँ पे ये बना। तो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज दोनों में ही हो रहा है। जो हमारे पास कोल्डर लिक्विड है उसमें भी एंट्रोपी चेंज हुआ, जो हॉट लिक्विड है उसमें भी एंट्रोपी चेंज हमारे पास हुआ। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि नेट एंट्रोपी चेंज हमारे पास जो है आपका डेल्टा S की अगर हम बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा S2 माइनस डेल्टा S1। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंट्रोपी चेंज होगा, तो डेल्टा S1 को हम यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हैं क्योंकि इस केस में हीट लॉस हमारे पास होता है। तो हीट लॉस हमारे पास होता है तो एंट्रोपी में भी हमारे पास डिक्रीज होता है। तो इसलिए जो हॉट बॉडी है उसके केस में हमें डिक्रीज इन एंट्रोपी देखने को मिलता है, बिकॉज उसमें हीट जो है डिक्रीज करती है। तो दोनों एक्सप्रेशन को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे S2 के भी, तो ये हमारे पास MC ln ऑफ T बाई T2 और माइनस MC ln ऑफ T बाई T1। और इन दोनों में अगर आप देखो तो MC कॉमन है और यहाँ पे हमारे पास ln ऑफ T बाई T2 और माइनस ln ऑफ T बाई T1 हमारे पास बचेगा। तो इसको भी हम एक्सपेंड कर देंगे तो हमारे पास MC और ln ऑफ T माइनस ln ऑफ T2 और माइनस ln ऑफ T और माइनस माइनस प्लस हो जाए तो प्लस ln ऑफ T1। तो यहाँ पे ln ऑफ T हमारे पास जो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारे पास बचेगा डेल्टा S वो हमारे पास बचेगा MC ln ऑफ
T1/T2। तो ये हमें यहाँ पे नेट या टोटल चेंज इन एंट्रोपी देखने को मिलेगा जब हम दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं। तो डेल्टा एस विल बी इक्वल टू MC ln ऑफ T1/T2। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम और यूनिवर्स। तो जैसे कि हमें पता है कि हम सिस्टम सराउंडिंग की बात करते हैं, तो सिस्टम हमारे पास एनीथिंग ऑफ इंटरेस्ट उसको हम सिस्टम यहाँ पे लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी पर्टिकुलर पोर्शन को सिस्टम लेते हैं कि ये हमारे पास जो पोर्शन है ये हमारे पास सिस्टम है। तो इस सिस्टम को छोड़ के जो भी हमारे पास यहाँ पे बचता है, इधर को इधर को इधर को हर एक डायरेक्शन में सारा, वो हमारे पास जो सराउंडिंग उसको हम बोलते हैं। तो ये तो हमारे पास यहाँ पे सिस्टम है, लेकिन अदर देन दिस जो हमारे पास बचता है उसको हम यहाँ पे सराउंडिंग्स बोलते हैं। तो जितना भी नियर बाई रीजन हमारे पास होता है उसको हम सराउंडिंग बोल देते हैं, और जो हमारे पास केस ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम सिस्टम यहाँ पे बोल देंगे। तो ये हमारे पास जो है ये पोर्शन हम ले रहे हैं कि हमारे पास सिस्टम है, तो इसको छोड़ के जो भी हमारे पास बचा वो हमारे लिए यहाँ पे सराउंडिंग है। तो जैसे हम गैस कंटेनर में गैस लेते हैं, तो जो गैस उस कंटेनर के अंदर है वो हमारे लिए सिस्टम है, लेकिन उसको छोड़ के जो भी बाहर हमारे पास जो पोर्शन है सारा, उसको हम सराउंडिंग यहाँ पे बोल देते हैं। और सिस्टम और सराउंडिंग को जब हम दोनों को मिलाते हैं इकट्ठा, तो उसको हम यूनिवर्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूनिवर्स जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स। मतलब यहाँ पे अगर हम ये जो फिगर मैंने बनाई हुई है, अगर मैं सिस्टम भी ले लूँ, मैं सराउंडिंग भी ले लूँ, सब कुछ इंक्लूड कर लूँ, तो इसको हम यूनिवर्स बोल देते हैं। तो एवरीथिंग जो भी हमें आसपास दिखता है, सिस्टम सराउंडिंग्स, उसको दोनों को मिला के हमारे पास जो बनता है उसको हम यूनिवर्स यहाँ पे बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिस्टम की एंट्रोपी हमारे पास क्या होती है और सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या होती है, और यूनिवर्स की एंट्रोपी पे हमारे पास जो है क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है या इम्पॉसिबल है टू आइसोलेट ए सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स, कि हम सिर्फ सिस्टम ही लें, सराउंडिंग को ना लें। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जहाँ पे भी हम सिस्टम कंसीडर करते हैं वहाँ सराउंडिंग तो होती ही होती है। सराउंडिंग मतलब जो नज़दीक एरिया है, तो इसलिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम सिस्टम को ही कंसीडर करें, सराउंडिंग को छोड़ दें। तो जहाँ पे सराउंडिंग सिस्टम है वहाँ पे सराउंडिंग भी हमारे पास होती है, और जब सिस्टम की एंट्रोपी चेंज करती है तो कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास सराउंडिंग की एंट्रोपी भी चेंज करेगी। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर सराउंडिंग सिस्टम जो है आपका हॉट है, तो उसकी जो हीट है वो फ्लो करती है सराउंडिंग को भी। तो उससे क्या होता है कि सिस्टम की जो टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो उसकी एंट्रोपी भी डिक्रीज करती है, लेकिन सराउंडिंग की टेम्परेचर एंट्रोपी जो है इंक्रीज करती है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग हमारे पास जो है हम साथ में लेते हैं। तो एंट्रोपी में हमारे पास फर्क पड़ता है जब हीट ट्रांसफर करती है। तो अगर सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट जाती है तो सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज करती है, सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज करती है। लेकिन अगर सराउंडिंग से हीट सिस्टम की तरफ आती है तो सराउंडिंग की एंट्रोपी डिक्रीज करती है और सिस्टम की एंट्रोपी हमारे पास जो है इंक्रीज यहाँ पे करते हैं। तो बता कि द टोटल चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स इज टर्म्ड एज द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग्स। तो इसलिए
हमारे पास जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है, पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी है, इसको अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हम जो है सिस्टम की एंट्रोपी में कितना चेंज हो रहा है, सराउंडिंग की एंट्रोपी में चेंज कितना हो रहा है, उसका सम करेंगे तो वो हमारे पास जो है नेट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। लेकिन नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स के केस में हमें कितना देखने को मिलता है अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस लें, और एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स की एंट्रोपी में कितना देखने को मिलता है अगर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस लें। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक तो हमारे पास होता है रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा होता है हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में एंट्रोपी चेंज हमारे पास जो कितना होता है वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। तो नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करेंगे कि जब हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो एंट्रोपी चेंज कितना होगा, और इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो एंट्रोपी चेंज हमारे पास जो कितना होगा। तो पहले हम लेते हैं चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। तो पहले हम रिवर्सिबल का केस यहाँ पे लेते हैं। तो ये है हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये पहला केस है रिवर्सिबल प्रोसेस, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो बताए हम क्या करते हैं कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस कंसीडर कर देते हैं और हम ये मान लेते हैं कि जो पहला केस है इस रिवर्सिबल प्रोसेस का वो है हमारे पास कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन दूसरा वो हमारे पास जो आइसोथर्मल भी है। रिवर्सिबल प्रोसेस है लेकिन वो आइसोथर्मल प्रोसेस भी हमारे पास है, और हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो हम चेंज नहीं होने देते। तो टेम्परेचर इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसलिए हम यहाँ पे जो टेम्परेचर लेंगे सिस्टम का वो हम यहाँ पे T1 ले लेंगे। तो ये जो T1 है ये सिस्टम का हमारे पास जो है कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो बाहर से हमारे पास जो हीट हमारी अलाउड होती है, जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि हम एक मेटेलिक सिलेंडर लेते हैं ताकि हीट भी यहाँ पे एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ हमारे पास हो जाए। तो अगर ये हमारे पास यहाँ पे इस सिस्टम का टेम्परेचर हमारे पास T1 है और यहाँ पे हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवाते हैं। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हमारे पास क्या हुआ कि गैस एक्सपेंड होगी और पिस्टन को ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव करेगी। तो इसलिए पिस्टन जब आपका मूव होता है तो गैस अंदर है वो हमारे पास जो एक्सपैंड होती है और गैस हमारी कूल हो जाती है। तो टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन हम बाहर से हीट लेते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर को हम जो है कांस्टेंट रखते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सिस्टम जो है मतलब जो गैस है वो आपका सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट Q1 फ्रॉम द सराउंडिंग। तो इसलिए जो हमारे पास गैस है या सिस्टम है वो सराउंडिंग से हीट Q1 को यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो अगर कोई सिस्टम हीट गेन कर रहा है तो वो हीट आपकी Q1 है। तो Q1 हीट ये सिस्टम जो है सराउंडिंग से गेन कर रहा है। तो इसलिए हमारे पास जो चेंज इन एंट्रोपी इस केस में हमें देखने को मिलेगा तो वो हम क्या बोलेंगे कि डेल्टा एस सिस्टम विल बी इक्वल टू
इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी, और यहाँ पे जो हीट है वो है हमारे पास यहाँ पे Q1 और टेम्परेचर है हमारे पास T1। तो यहाँ पे हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में गैस का टेम्परेचर फिक्स रख रहे हैं T1, लेकिन Q1 हीट हम बाहर से ले रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे सिस्टम की जो एंट्रोपी है उसमें एक तरह से इंक्रीज देखने को मिलेगा, और वो इंक्रीज कितना होगा, Q1 डिवाइडेड बाय T1। तो डेल्टा एस सिस्टम विल बी Q1 डिवाइडेड बाय T1। लेकिन जो हमारे पास सराउंडिंग है वो Q1 को लूज कर रही है, तो ये हमारे पास इस साइड को जो है ये सराउंडिंग है, ये हम बोल सकते हैं कि ये सराउंडिंग्स है। तो जब हीट सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आ रही है, सिस्टम की हीट इंक्रीज कर रही है, लेकिन सराउंडिंग की हीट हमारे पास जो है डिक्रीज करेगी। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि डेल्टा एस सराउंडिंग्स। तो अगर सराउंडिंग की हीट डिक्रीज कर रही है तो सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है वो भी हमारे पास जो है डिक्रीज करेगी। तो इसलिए ये हमारे पास कितना होगा, -Q1 डिवाइडेड बाय T1। तो सराउंडिंग की एंट्रोपी हमारे पास -Q1 बाई T1 होगी, क्योंकि जितना इंक्रीज एंट्रोपी में सिस्टम में होगा उतना ही डिक्रीज सराउंडिंग में हमारे पास जो है एंट्रोपी में होगा। तो इसलिए हम जो है नेट एंट्रोपी चेंज इन केस ऑफ यूनिवर्स निकालें तो हम क्या बोलें कि अगर हमने डेल्टा एस यूनिवर्स निकालना है, तो अभी हमने लिखा था कि डेल्टा एस यूनिवर्स डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग हमारे पास होता है। तो इसलिए दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आपका Q1 डिवाइडेड बाय T1 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय T1, जो कि हमारे पास 0 यहाँ पे बनेगा। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस करवाते हैं और प्रोसेस आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, और प्रोसेस आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, तो उस केस में यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज 0 होता है। मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज नहीं करती अगर प्रोसेस एक तो रिवर्सिबल है और दूसरा आइसोथर्मल एक्सपेंशन यहाँ पे हमारे पास हो रहा है। लेकिन इस प्रोसेस को अगर हम उल्टा भी करेंगे कि इसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बजाय हम यहाँ पे इसको आइसोथर्मल कंप्रेशन करेंगे, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन क्या होगा कि हम इस पिस्टन को यहाँ पे नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो इस केस में जो सिस्टम है वो क्या करेगा, हीट को लूज करेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसको पिस्टन को नीचे करने से गैस कंप्रेस होगी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास हीट है, मान लो वो आपकी Q2 है, तो ये Q2 हमें सराउंडिंग को यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो इस केस में जो सराउंडिंग है वो आपकी हीट गेन करेगी, तो इसलिए उसकी एंट्रोपी में चेंज कितना होगा, Q2 बाई T2। तो यहाँ पे टेम्परेचर हम सराउंडिंग का जो है T2 लेते हैं, तो इसलिए हीट गेन बाई द सराउंडिंग इज Q2। तो हीट गेन को हम पॉजिटिव लिखते हैं, लेकिन सिस्टम हीट Q2 लूज करेगा, तो इसलिए हमारे पास -Q2 बाई T2 हम सिस्टम की हीट को यहाँ पे लिखेंगे। तो जितना सराउंडिंग हीट गेन कर रही है उतनी ही हीट सिस्टम आपकी लूज करेगा। तो इसलिए हम बोलेंगे कि जितनी एंट्रोपी चेंज, जितना एंट्रोपी इंक्रीज सराउंडिंग में होगा उतना ही एंट्रोपी डिक्रीज सिस्टम में हमारे पास होगा। तो ये इस केस में भी हमारे पास जो नेट एंट्रोपी चेंज इन केस ऑफ यूनिवर्स है वो हमारे पास यहाँ पे 0 आएगा। तो हम सिंपली क्या बोलते हैं कि इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस वेदर इट मे बी एक्सपेंशन और वेदर इट मे बी कंप्रेशन, एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज 0। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी में जो चेंज हमारे पास होता है इन केस ऑफ रिवर्स आइसोथर्मल प्रोसेस वो हमारे पास जो है 0 होता है। तो ये था पहला केस कि अगर हम प्रोसेस जो है आइसोथर्मल यहाँ पे लेते हैं। अब इसी का ही दूसरा केस है कि अगर प्रोसेस आपका एडियाबैटिक है, तो उस केस में
यूनिवर्स की एंट्रोपी में कितना चेंज हमारे पास होगा वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो बोलता है कि अगर जो प्रोसेस है वो हमारे पास एडियाबैटिक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे पास जो होता है वो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि नो हीट इज अलाउड फ्रॉम द आउटसाइड टू द सिस्टम एंड नो हीट लीव द सिस्टम। तो सिस्टम में ना तो कोई हीट एंटर होगी ना सिस्टम से हीट आपकी जो है बाहर जाएगी। तो इस केस में जो टोटल हीट चेंज है वो हम यहाँ पे 0 लेते हैं। तो इसलिए जो डेल्टा एस सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो सिस्टम के अंदर ना हीट आपकी जाएगी ना हीट जाएगी, तो डेल्टा क्यू हमारे पास 0 होगा। लेकिन डेल्टा एस सिस्टम हमारे पास होता है डेल्टा क्यू बाई टी, तो मतलब 0 बाई समथिंग इज 0। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में भी जो सिस्टम की एंट्रोपी में है वो कोई चेंज नहीं हमारे पास होता। तो अगर सिस्टम की एंट्रोपी में नहीं चेंज होगा, मतलब कोई हीट सराउंडिंग को नहीं जाएगी, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी में भी हमारे पास जो है कोई चेंज नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है वो भी आपके पास चेंज नहीं होगी। तो देयर विल बी नो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। तो इसलिए जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो इन दोनों का सम हमारे पास होती है, सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे 0 हमारे पास होगी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस है हमारे पास। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में भी हमारे पास जो इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, एक तो प्रोसेस रिवर्सिबल है, दूसरा वो प्रोसेस हमारे पास एडियाबैटिक है, तो उस केस में जो हमारे पास यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो हमारे पास जो है चेंज नहीं करते।